दरिया की लहरों पर तैरता हवा में कई मील तक नकुल गया। जिस जहाज में मैं सफर कर रहा था वो तूफान के बावज तबाह हो चुका था। बहुत से मुसाफिर डूब गए थे, चंद एक बच गए थे जो मेरी तरह लहरों के रहम बकरम पर बहते गए, और कुछ दरिया की तह में बैठ गए थे। मुझे तैरना आता था जो मैं तैरता हवा कई मील तक नकुल आया था। अब दरिया के दोनों तरफ एक घना जंगल शुरू हो चुका था। अफ्रीका के जंगल से सारी दुनिया वाक़िफ़ है, कद्दर घना और खौफनाक जंगल है। उस इलाके के जंगलों और उन जंगलों में पाए जाने वाले फलदार दरख्तों से मैं अच्छी तरह वाक़िफ़ था। मैं पानी से नकुल आया और सबसे पहले मैंने ऐसे दरख्तों को तलाश किया जिनसे भूख मिटाने के लिए मुझे फल दस्तयाब हो सकें। जल्द ही मुझे ऐसे दरख्त मिल गए। मैंने खूब पेट भर कर फल खाए और सैर होकर दरिया का सिर्द और मीठा पानी पिया। उन दोनों कामों से फारिग होकर मैं जंगल के अंदर दाखिल हो गया ताकि दूसरी जानिब नकुल कर ऐसी जगह पहुंच सकूं जहां पर कोई बस्ती आबाद हो। जंगल में जाने वाले जानते हैं कि जब कोई शख्स जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होता है तो जंगल में बिखरे हुए सूखे पत्तों के बावजूद उसके हर कदम पर तेज आहट होती है। वो कितना ही चाहे कि आवाज पैदा न हो, लेकिन कोई बस नहीं चलता। चनूचा जंगल के बासियों को जिनमें अक्सरियत सांपों, अजगरों और दरिंदों की होती है। थोड़ी देर में पता चल जाता है कि कोई शख्स वहां घूम रहा है। परिंदे एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त तक जाना शुरू कर देते हैं। परिंदों का शोर शुरू हो जाता है। हर 10 कदम के बाद लोमड़ी की तेज आवाज उस तरह गूंजती है गोया वो दूसरे चरणों और परिंदों को दुश्मन की आमद से आगाह कर रही है। फनकारें तो हर कदम पर सुनाई देती हैं, कभी कभार एक आवाज चंघाड़ने की भी सुनाई दे जाती है। कभी कभी कोई सांप या अजगर अपना फन लहराता हवा मुकाबले पर आ जाता है। जिस जंगल से मैं गुजर रहा था उसमें जंगली जानवरों की कमी न थी। मैंने एक मजबूत दरख्त की 2 टाहनियां काटकर नोकदार बना ली थीं। मैं समझता था कि वहशी दरिंदों के सामने उन नोकदार टाहनियों की कोई हैसियत नहीं। फिर भी इत्मीनान था कि मैं नहाता नहीं हूँ, वक्त पड़ने पर अपनी हिफाजत के लिए कदम उठा सकता हूँ। सूरज सर पर चमकने लगा था, जिससे अंदाजा होता था कि दोपहर का वक्त हो चुका है। दोनों टांगें भी दर्द करने गई थीं, थोड़ी थोड़ी सी भूख भी महसूस हो रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने कितना फासला तय किया। मेरा अंदाजा था कि मैंने 10 मील से ज़ायद का सफ़र तय कर लिया था। मुख्तसर ये कि कुछ देर आराम करने के बाद मैं फिर चल पड़ा। दिन ढल गया, शाम होने वाली थी। अब मुझे रात गुजारने के लिए पनाहगाह चाहिए थी, लेकिन कोई पनाहगाह सामने न आई। अब मैंने फैसला किया कि किसी दरख्त पर रात गुजारी जाए। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया और 2 शाखों के दरमियान खुद को टिका दिया। यकायक मुझे एहसास हुआ जैसे इसी शाख पर मेरे करीब ही सरसराहट की पर इसरार और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज बुलंद हुई। मेरा दिल एक बारगी अचककर हलक में आ गया और मेरी खौफजदा निगाहें गहरे अंधेरे में अपने दुश्मन को तलाश करने लगी। मगर उससे पहले मुझे अपने मकसद में कामयाबी होती, मुझे अपने बाएं हाथ की कलाई में अचानक तेज किस्म की तकलीफ देह चुभन का एहसास हुआ और उसके साथ ही मैंने अपने दुश्मन को देख लिया, जो मुझे दिखने के बाद बड़ी सरत के साथ दरख्त की घनी शाखों और पत्तों में गायब होता जा रहा था। सांप मेरे देखते ही देखते मेरी निगाहों से ओझल हो चुका था। अब मैं उसके जहर का असर होने के बाद अब किसी मुआवजे से ही मौत के भयानक जबड़ों में पहुंचने से बच सकता था। मेरे सारे जिस्म में एक अजीब सनसनी फैली हुई थी, दिल सीने में डूबता हुआ महसूस हो रहा था और जिस्म के मसामात तेजी के साथ पसीना उगलने में मसरूफ थे।
मुझे ऐसा लगा जैसे खूंखार अफ्रीकों की उस सरजमीन पर मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मौत का जालिम हाथ मुझे अपनी शहरग की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। और आस पास के तमाम दरख्त मुझे नाचते नजर आ रहे थे। मेरा सर बड़ी शिद्दत से चकरा रहा था और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मजबूत इरादी मुझे उस दरख्त पर अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में किसी तरह की मदद नहीं दे सकेगी। मैंने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की और दरख्त को मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन जल्द ही मेरी सारी तवानाई खत्म होने लगी और चंद ही लम्हे बाद मैं दरख्त से जमीन की जानिब गिर रहा था। मुझे बस इतना ही याद है कि जमीन पर गिरते हुए मेरे हल्क से एक तेज और दिलफ्राश चीख बुलंद हुई और फिर अगले ही लम्हे मेरा ज़हन तारीकियों की अथाह गहराइयों में डूब चुका था। बेहोश होने से पहले मुझे उस बात का पख्ता यकीन था कि अब क़यामत के रोज़ ही मैं होश में आ सकूंगा। मगर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब आँखें खिलने पर मैंने अपने आप को एक झोंपड़ी में पाया। जमीन पर अगर उस वक्त दिन का उजाला न होता तो तारीकी के बाउस में यकीना ये समझता कि मैं कब्र में हूँ, लेकिन तारीकियां छुप चुकी थीं। झोंपड़ी में दिन की रोशनी फैली हुई थी और मैं एक नरम और गुदाज बस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी आँखों के सामने गुज़श्ता शब का तारीक और खौफनाक जंगल, चारों तरफ फड़फड़ाते अजीब व गरीब परिंदे और ज़मीन पर रेंगते हुए हशरात अलाज किसी फिल्म के मुतहर्रिक सीन की तरह घूमने लगे और मेरी अक्ल एक दफ़ा फिर चकरा गई। मैं तो क़यामत के रोज़ होश में आने का यकीन करके बेहोश हुआ था। फिर इतनी जल्दी किस तरह होश में आ गया? और ये झोंपड़ी किसकी है? आखिर यहाँ तक मुझे कौन लेकर आया होगा? मेरा ज़हन अपने सवालात का जवाब तलाश करने में बड़ी शिद्दत के साथ मसरूफ था। लेकिन मजाल है कि कोई बात समझ में आ सकी हो। अक्ल ने तो जैसे जंगल में रास्ता बदलने के बाद ही साथ देने से इनकार कर दिया था। फिर अगर कुछ समझ में आता भी तो क्यों कर? सोचता रहा और उलझता रहा उस वक्त तक जब तक कि इंसानी कदमों की आहट ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर लिया। चौंक कर निगाहें उठाई तो एक नस्वानी पैकर नजर आया। रानाइयों और दिलकशियों का मजमुआ। वो उस हद तक यकीनन खूबसूरत नहीं थी कि उसका ताल्लुक सफ़ेद फामुन से था, लेकिन सफ़ेद चमड़ी ही को तो खूबसूरती और दिलकशी का नाम नहीं दिया जा सकता। चनांचा वो सफ़ेद फाम न होने के बावजूद दिलकश और खूबसूरत थी। उसकी जल्द का रंग सानोला था। आँखें बड़ी बड़ी और मासूमियत से भरपूर थीं और जिस्म किसी माहिर बद तराश के फन का आदिम अलमिसाल कारनामा मालूम होता था। उसके सर के बाल लंबे घने और सियाह थे। कमर पतली लंबी लचकदार और जिनसी कुशिश की हामिल थी और उसके जिस्म पर बराए नाम लिबास नजर आता था। लिबास भी बड़े बड़े पतन से बनाया गया था। मुझे होश में देखकर वो तेजी के साथ मेरे करीब आ गई। उसकी आंखों में तेज चमक पैदा हो गई थी और होंठ मुस्कुराते हुए लग रहे थे। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो उसने जल्दी अपने सुडौल और खूबसूरत हाथों को आगे बढ़ाते हुए और आहिस्तगी से मेरे कंधों को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, लेटे रहो। अभी तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। उसकी जुबान से साफ और शिस्ता अंग्रेजी सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मैं अब ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। मगर मैं यहाँ आया कैसे? ये झोंपड़ी किस जगह वाक़ई है? और तुम कौन हो? गुज़श्ता शब तो मुझ पर मुल्क ने हमला किया था। गुज़श्ता शब? वो मुस्कुराई। तुम पूरे 72 घंटे बाद होश में आए हो? ही, मैं हैरत से अचंभ पड़ा। ये हकीकत है कि तुम परसों रात को बाबा को जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। तुम्हें अफ्रीका के बेहद जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे जिस्म पर नीलाहट फैलने लगी थी।
अगर बाबा ने तमही देख न लिया होता तो चंद मिनट के अंदर अंदर मर जाते। ओ मेरे खदाया, किस कद्दर होलनाक हकीकत थी, मैं झरझरी लेकर रह गया। Horror Urdu stories. जब आदमी की जिंदगी बाकी हो तो दुनिया की कोई ताकत उस पर मुसलत नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो सांप इंतहाई खतरनाक और जहरीला था तो मुझे हैरत है कि मेरी जान कैसे बची। क्या तुम्हारे बाबा सांप के काटने का इलाज कर सकते हैं? और क्या तुम्हारा घर इसी जगह से करीब है? नहीं, वो जगह यहाँ से कम अज कम 1 मील दूर जरूर होगी, और मेरे बाबा कोई डॉक्टर नहीं, वो एक बहुत बड़े विच जादूगर हैं, और अगर चाहें तो अपने जादू से मर्द जिस्म में जान डाल दें। उस हसीना ने बड़े फख्र से कहा। तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने मुझे जादू के जोर से ठीक किया है? अब मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। अफ्रीकी जादू और विच डॉक्टरों के बहुत से किस्से मैंने नावलों में पढ़े थे, लेकिन मैं उनका कायल न था। जादू और जादूगरी मेरे ख्याल में सब बकवास बातें थीं, लेकिन अब मेरी मेजबान लड़की उस पर मिस्र थी कि उसका बाप मेरी जिंदगी महज जादू के बिलबूते पर बचाने में कामयाब हो सका है। अपनी उलझनों और हैरत को दूर करने के लिए मैंने उससे लगातार सवालात कर डाले, और फिर उसने जवाब में जो कुछ बताया इसे मुख्तसर तौर पर यूं बयान किया जा सकता है। उसका बाबा उस इलाके का एक बहुत बड़ा जादूगर था, और दूर दूर के कबीले के लोग उससे खूब खाते थे। अपने दुश्मनों को सिसका सिसका कर मार दिया करता था, और उसके दोस्त हमेशा आयश व इशरत की जिंदगी गुजारते देखे गए थे। इसे अपनी जादू की कुव्वतों का उस कद्दर भरोसा था कि नामुमकिन को मुमकिन बना देना उसके ख्याल में एक मामूली सी बात थी। अंधेरी रातों में वो अक्सर रात रात भर घर से गायब रहता। उस रात भी वो हस्ब मामूल जंगल में जा रहा था कि मैं इसे मबत के मुंह में जाता नजर आया। लोम्बा एक खतरनाक और खौफनाक आदमी था, लेकिन सलवाना की परवरिश उसने बड़े प्यार से की। थोड़ी देर बाद लोम्बा अंदर आया। स्याह रंगत, पतला सर, मजबूत जिस्म, बेढंगा और गैर मामूली हद से बड़ा पेट, गोल मुटोल चेहरा, सर पर छोटे छोटे घंघरियाले बाल थे। आंखें गोल और रोशन थीं जिनमें एक शैतानी चमक। बिज़ाहिर वो हर एतबार से एक इंसान नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे में एक बात जरूर थी जो उसे इंसान से ज्यादा कोई शैतानी मखलूक जाहिर करती थी। मुझे होश में देख कर उसके मोटे मोटे और भदे होंठों पर एक मुकर्रा मुस्कुराहट फैलने लगी। उस रात लोम्बा ने झोंपड़ी से बाहर जाने से पहले मुझसे मुखातब होकर कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। हो सकता है वापसी में देर हो जाए या शायद सुबह तक न आ सकूं। बहरहाल मेरी गैर हाजिरी में सलवाना तुम्हारे साथ होगी, इसी झोंपड़ी में तन्हा। उसकी तेज और चमकदार आंखें मुझे अपनी रूह में उतरती महसूस हो रही थीं। मैंने जल्दी से निगाहें हटा ली। लोम्बा ने मुझे खामोश देखकर अपने मखसूम चबते हुए लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा मतलब समझ गए होगे। मैंने तुम्हारी उस वक्त जान बचाई जब तुम मौत की दुनिया में कदम रख चुके थे। तुम्हें नई जिंदगी देकर मैंने तुम पर एहसान किया है, और शरीफ लोग अपने मुस्लिम की इज्जत से खेलने की कोशिश भी नहीं करते। सलवाना मासूम होने के साथ साथ जवान भी है।
वो नहीं जानती कि मर्द का करीब क्या होता है, लेकिन वो शबाब के नशे से मखमूर है और भरे हुए जाम को छलकाने के लिए इसे मामूली सी फीस काफी होती है। क्या तुम समझ रहे हो मेरे दोस्त? मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। तुम ज़हन नौजवान हो और शायद शरीफ भी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इद्दिम मौजूदगी में सलवाना की जवानी और मासूमियत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगे। वैसे अक्लमंदी का तकाजा तो यही था कि रात होने से पहले मैं तुम्हें रवाना कर देता, लेकिन तुम्हें अभी मजीद आराम की जरूरत है। उसमें आपका शुक्रगुजार हूँ। यकीन करें मैं एक शरीफ आदमी हूँ और हालात से फायदा उठाने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। ताहम अगर आपको एतमाद नहीं तो मैं उस वक्त यहाँ से जाने को तैयार हूँ। और उसकी जरूरत नहीं। बस मेरा एहसान याद रखना। और ये कि तुमने मेरे इज्जत से खेलने की कोशिश की तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरे होलनाक और भयानक इंतकाम से न बचा सकेगी। लोम्बा ने मुझे घूरते हुए कहा और फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर झोंपड़ी से निकल गया। उसकी धमकी आमीज गुफ्तगू ने मुझे काफी परेशान और किसी हद तक खौफजदा कर दिया था। चुनांचे मैंने आंखें बंद कर ली और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। सलवाना उस वक्त किसी काम से झोंपड़ी में मौजूद थी। काफी देर गुजर गई। मैं सोने में कामयाब न हो सका। मेरे घासफूस के बस्तर से सलवाना ज्यादा फासले पर न थी। अचानक रात के होलनाक सन्नाटे में उसकी कान से टकराए। किया सो गए मिस्टर शाहिद? मैं खामोश रहा। मैंने आंखें भी नहीं खोली। मुझे डर था कि रात की तन्हाई में सलवाना का जवान और हुसैन जिस्म कहीं मेरे इरादे को कमजोर न कर दे। क्या सो गए शाहिद? अभी तो एक पहर रात भी नहीं गुजरी। मैं खामोश पड़ा रहा। यकायक सलवाना ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अट्ठू, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोने दूंगी। मैंने डरते डरते आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तुम इतनी जल्दी नहीं सो सकते। आज मैंने पूरे 15 बरस के बाद किसी मुहज्जब इंसान की शक्ल देखी है। मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगी। मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ। सुबह बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। उस वक्त मुझे बड़े जोर की नींद आ रही है। तुम भी अपनी झोंपड़ी में जाकर सो जाओ। अभी नहीं। सोने से पहले मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मुझे अपनी दुनिया के बारे बताओ। मेरे जहन में तो अब उसका तस्वर भी मौजूद नहीं रहा। 15 साल का अरसा बड़ा तवील होता है। मैं जानता हूँ। मगर तुम अब सो जाओ। बाकी बातें सुबह होंगी। ये नहीं हो सकता। मैं उस वक्त सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हाँ, आज मैं थक जरूर गई हूँ। एक तरफ सर को मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। मैंने सर घुमाकर देखा तो दिमाग झंझनाहट था। सलवाना अपने पतंग के मुख्तसर लिबास से भी आज़ाद थी। मैं बैठूंगी। संते नहीं, मुझे अपने बराबर बैठने दो। नहीं, तुम अपने बिस्तर पर जाकर क्यों नहीं बैठती?
اس لیے کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں اور دور سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ غلط ہے، تمہیں میرے بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے تیورین چڑھا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں ایک مرد ہوں۔ جوان لڑکیوں مردوں کے بستروں پر نہیں بیٹھا کرتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں بیٹھا کرتی؟ میں تو اکثر اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ ابا کی بات اور ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سلوانا نے گولپن سے سوال کیا۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات نہیں۔ میں مسکراتا ہوا بولا۔ آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی؟ تم نے ابھی تک کوئی ایک بھی ڈھنگ کی بات کی ہے؟ احمقانہ باتیں مت کرو۔ اگر بابا نے تمہیں میرے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو ختم کر دے گا۔